ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 711 स्थिति विंडो, शून्य क्रिस्टल और विश्व वृक्ष की प्रतिक्रिया, भाग 3। 711 स्थिति विंडो, शून्य क्रिस्टल और विश्व वृक्ष की प्रतिक्रिया, भाग 3। पकड़ा। इवान ने एश्ले की आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह उसके द्वारा पकड़ा गया। लानत है। इवान ने एश्ले की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी और उसने उसे आसानी से शून्य स्थान से बाहर खींच लिया। उसे बाहर खींचने के बाद एश्ले ने अपना हाथ घुमाया और उसे जमीन की ओर फेंक दिया। हालांकि उसने उसे फेंकते समय बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया, फिर भी इवान को जमीन पर गिरने के बाद अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम बच सकते हो? इवान ने एश्ले की आवाज़ सुनी और उसे अपने चेहरे पर व्यंग्य के साथ उसे देखते हुए देखा। मैं वास्तव में इस कुतिया के चेहरे को कुचलना चाहता हूं, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने एश्ले के चेहरे पर व्यंग्य देखा, लेकिन वह जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। दरअसल अभी जब एश्ले ने उसे फेंका तो इवान को लगा कि उसने अपनी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वह अभी भी बिना कुछ किए जमीन पर गिर गया था। इस बिंदु से इवान अनुमान लगा सकता है कि एश्ले के सभी स्टेट पॉइंट 1000 से ऊपर होने चाहिए। फक, क्या मुझे यहाँ से भागने के लिए वाकई अपने खिताब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? इवान के दिमाग में विचार दौड़ गए और उसने मौजूदा स्थिति से बचने का उपाय खोजने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने जो भी सोचा हो, उसे अपने खिताब की शक्ति का उपयोग करके विश्व डोमेन में वापस जाने के अलावा कोई उपाय नहीं मिल पाया। भले ही आसपास का स्थान सील कर दिया गया था, इवान को लगा कि अगर वह अपने अधिकारों और अपने शैडो अनडेड के साथ अन्य सभी कौशलों का उपयोग करता है, तो वह पहले की तरह ही अंतरिक्ष अवरोध को कमजोर कर पाएगा और अपने खिताब का उपयोग करके विश्व डोमेन में भाग सकता है। हालांकि वह विश्व डोमेन में वापस जा सकता था, लेकिन इवान वास्तव में अभी अपने खिताब की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार जब वह विश्व डोमेन में वापस जाने के लिए अपने खिताब की शक्ति का उपयोग करता है, तो वह पूरे 1 साल तक फिर से इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि मैं यूटोपिया में आने के लिए टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करता, मैंने सुना था कि ड्रार्ड शांतिपूर्ण प्राणी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग राक्षसों से अलग नहीं हैं, इवान ने ठंडी आवाज में कहा और जमीन से उठ खड़ा हुआ। एक पल के लिए एश्ले के हाव भाव बदल गए जब उसने इवान को सुना, लेकिन वे एक पल में सामान्य हो गए। अगर तुम सच में टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यहाँ आए हो तो मुझे तुम पर सोल सर्च का उपयोग करने दो। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, एश्ले ने उदासीन स्वर में कहा, इवान ने पहले जो कहा था उसकी परवाह न करते हुए। एश्ले की बात सुनते ही इवान का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि वह सच कह रही थी कि वह सोल सर्च स्किल का इस्तेमाल करने के बाद उसे जाने देगी। इवान जानता था कि यह बात बदल सकती है जब उसे उसके प्राइमोडियल मोनार्क कोर और अन्य चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्या मुझे वाकई वर्ल्ड डोमेन वापस जाना होगा? इवान ने अपने चेहरे पर अनिच्छुक भाव के साथ सोचा। इवान के चेहरे पर भाव देखकर एश्ले समझ गई कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ रैंक 1 कोर इवॉल्वर हो, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ रहस्य भी हैं तो वे मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। जब इवान ने एश्ले को सुना तो वह उसे बीच वाली उंगली दिखाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वह सीधे उस पर हमला कर देगी। ऐसा लगता है कि इस स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका वर्ल्ड डोमेन वापस जाना है। इवान ने अंदर से आह भरी और वर्ल्ड डोमेन वापस जाने के बाद स्पिरिट ऑफ द टॉवर ऑफ असेंशन को पीटने का फैसला किया। आओ अंडरस्को, उसे अभयारण्य में लाओ एश्ले। इवान अपने शैडो अनडेड को बुलाने और अपने डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें बुला पाता, आसपास के वातावरण में एक भारी आवाज़ गूंज उठी। इवान आवाज़ सुनकर दंग रह गया और उसने उस व्यक्ति को खोजने के लिए अपने चारों ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आवाज़ सुनकर एश्ले के हाव भाव भी बदल गए और उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी, जंगल के गहरे इलाके में। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति को अभयारण्य के अंदर लाऊं? एश्ले ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उसका हमारे प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, तो तुम उसके लिए चीजें क्यों मुश्किल बना रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि उसका हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है? वह भी उन लंबे कान वाले कमीनों में से एक है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ टहलने आया है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं योगिनी नहीं हूँ, इवान ने एश्ले की बात सुनकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ये लंबे कान चिल्ला रहे हैं कि तुम एक अंडरस्को। वह सच कह रहा है एश्ले, वह योगिनी नहीं है। एश्ले के बोलने से पहले ही आवाज़ एक बार फिर गूंजी। आवाज़ सुनकर एश्ले दंग रह गया। इवान भी दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बोलने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा। यह आदमी कौन है?
इवान ने मन ही मन सोचा और उसे नहीं पता था कि यह आदमी उसकी मदद क्यों कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह योगिनी नहीं है? एशले ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। तारान का नाह। बोलने वाले व्यक्ति ने जोर से आह भरी और एक बार फिर बोला, बस उसे अभयारण्य में ले आओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन अंडस्को, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे? ये सुनकर एशली चुप हो गई। ठीक है, मैं उसे अभयारण्य में ले जाऊंगी, उसने एक पल बाद कहा। जो व्यक्ति बोल रहा था उसने एशली की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसकी मौजूदगी आसपास से गायब हो गई। जो व्यक्ति बोल रहा था उसकी मौजूदगी गायब होने के बाद एशली कुछ देर तक उसी जगह खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने संकोच भरी आंखों से इवान को देखा और जोर से आह भरी। वह व्यक्ति कौन है जो पहले बोल रहा था? इवान ने संदेह भरी आवाज में पूछा। मुझे उम्मीद है कि वह इस आदमी के बारे में गलत नहीं है। एशली ने इवान के सवाल का जवाब नहीं दिया और अपना हाथ हिला दिया। क्या अंडस्को? जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, अंतरिक्ष की लहरें इवान के शरीर को ढंक गईं और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह एशली के साथ वहां से गायब हो गया। अध्याय 712 स्थिति विंडो, शून्य क्रिस्टल और विश्ववृक्ष की प्रतिक्रिया, भाग 4। 712 स्थिति विंडो, शून्य क्रिस्टल और विश्ववृक्ष की प्रतिक्रिया, भाग 4। अंधेरे जंगल के गहरे क्षेत्र में एक चमकदार रोशनी चमकी और इवान और एशले वहां दिखाई दिए। इवान अभी भी एशले और उस व्यक्ति के खिलाफ सतर्क था जिसने पहले बात की थी, इसलिए वहां दिखाई देने के बाद उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक सतर्क भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। लेकिन अपने चारों ओर देखने के बाद इवान दंग रह गया क्योंकि उसने कोई अभयारण्य नहीं देखा जिसके बारे में आदमी ने पहले बात की थी। अभयारण्य के बजाय उसने जंगल का एक और क्षेत्र देखा जो ऊंचे पेड़ों से भरा था। अब वह क्या योजना बना रही है? इवान ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध नज़र से एशले को देखा और अगर उसने कुछ अजीब करने की कोशिश की तो वह वहां से भागने के लिए अपने खिताब का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। एशली ने इवान की संदिग्ध नज़र की परवाह नहीं की और उनके चारों ओर मौजूद ऊंचे पेड़ों में से एक की ओर चल पड़ी। एक खास पेड़ के सामने आने के बाद एशले ने उस पर अपना हाथ दबाया और उसमें अपनी अंतरिक्ष शक्ति भर दी। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इवान के हाव भाव जल्द ही बदल गए क्योंकि उसने देखा कि पेड़ से अजीब ऊर्जा तरंगें निकलने लगी हैं। ये ऊर्जा तरंगें, इवान ने धीमी आवाज में कहा और जल्द ही उसकी आंखों के सामने पेड़ के बीच के हिस्से में एक चांदी के रंग का पोर्टल खुल गया। मेरे साथ आओ, एशले ने एक स्पष्ट आवाज में कहा और पोर्टल में प्रवेश किया। उसकी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह अभी भी उससे सावधान थी। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने एशले को पोर्टल के अंदर जाते देखा और अगर वह भागना चाहता था तो यह उसका सबसे अच्छा मौका था। लेकिन एक पल के लिए सब कुछ सोचने के बाद उसने मन ही मन आह भरी और पोर्टल की ओर चल दिया। उस पागल औरत ने मुझे शून्य स्थान से भी बाहर खींच लिया, इसलिए जब तक मैं एल्डोरिया शहर के मालिक की शक्ति का उपयोग करके विश्व डोमेन में वापस नहीं आ जाता, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच सकता हूं, इवान ने खुद से कहा और पोर्टल के सामने रुक गया। पोर्टल के सामने रुकने के बाद वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः एक कदम आगे बढ़ा और पोर्टल के अंदर गायब हो गया। जैसे ही इवान ने पोर्टल में प्रवेश किया, चांदी के रंग का पोर्टल बंद हो गया और जिस विशाल पेड़ में पोर्टल खुला था वह लकड़ी की राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। पोर्टल में प्रवेश करते ही इवान ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण में बदलाव महसूस किया और जल्द ही खुद को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाया। पहाड़ की चोटी से अपने सामने देखते हुए इवान ने हरी भरी हरियाली देखी जो उसकी नज़र जितनी दूर तक जा सकती थी फैली हुई थी। हरी भरी हरियाली के बीच में एक नदी बह रही थी और आसपास का वातावरण समृद्ध विश्वसार से भरा हुआ था। जब इवान अंधेरे जंगल में था तो उसने पहले ही देखा कि यूटोपिया में विश्वसार का घनत्व विश्व डोमेन की तुलना में 10 गुना अधिक था, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में विश्वसार का घनत्व बाहर की तुलना में और भी अधिक था और कुछ भी किए बिना उसका आदिम सम्राट कोर अपने आप ही विश्वसार को अवशोषित कर रहा था, रैंक 1 के मध्य स्तर की ओर बढ़ रहा था। ये कौन सी जगह है? इवान ने चकित स्वर में बड़बड़ाया, उसे लगा कि वह स्वर्ग में था। एशले ने इवान को अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ देखा, उसे लगा कि वह एक देहाती व्यक्ति को देख रही है। शायद वह वास्तव में टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यूटोपिया आया था, यही कारण है कि वह विश्वसार के घनत्व को महसूस करके आश्चर्यचकित है। एशले ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अंतरिक्ष सीलिंग संरचना के प्रतिबंध के बावजूद वह यहाँ कैसे आ पाया। इसे भूल जाओ, मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी को कुछ पता था, यही वजह है कि उसने मुझे इस आदमी को यहाँ लाने के लिए कहा, एशले ने सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चलो देखते हैं कि वह मुझसे क्या छिपा रहा है। जब इवान आसपास के विश्वसार के घनत्व के कारण चकित था, एशले ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, अंतरिक्ष की लहरें इवान के शरीर को ढंक गईं। जब इवान अपने होश में आया तो उसका शरीर अंतरिक्ष ऊर्जा में समा गया, लेकिन उसने विरोध करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह बता सकता था कि एशले उसे कहीं ले जा रही थी।
जब इवान अंतरिक्ष ऊर्जा में समा गया तो एशले ने एक कदम आगे बढ़ाया। इवान को लगा कि उसके आसपास का माहौल कुछ पल के लिए धुंधला हो गया है और फिर उसे एहसास हुआ कि वह उस जगह से हजारों किलोमीटर दूर जा चुका है जहां वह कुछ पल पहले था। अरे, उसके पास ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक कदम में तय कर लेते हैं, इवान ने मन ही मन सोचा और अपनी लार निगल ली। एशली आगे बढ़ती रही और 1 मिनट बाद वह एक छोटे से गांव जैसी बस्ती के सामने रुक गई। इवान को चक्कर आ रहा था क्योंकि एशली पहले जिस तेज गति से आगे बढ़ रही थी उससे वह बस्ती को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने सिर्फ इतना देखा कि गांव बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ कुछ 100 ड्रॉइड थे। एशली ने छोटे से गांव को देखकर मन ही मन आह भरी और इवान के होश में आने से पहले उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसे एक गुफा के सामने ले गई। एक बार जब वे गुफा के सामने पहुंचे तो इवान को ढकने वाली अंतरिक्ष ऊर्जा गायब हो गई। मेरे पीछे आओ, इवान ने एशले की आवाज़ सुनी और उसे गुफा के अंदर जाते हुए देखा। अरे मुझे छोड़ दो, इवान ने मन ही मन कोसा और उसके पीछे पीछे चला गया, जबकि उसे अभी भी थोड़ी चक्कर आ रही थी क्योंकि उसे यहाँ जिस गति से लाया गया था। गुफा बहुत चौड़ी थी और इसकी छत भी लगभग 100 मीटर ऊंची थी। जैसे ही इवान एशले के पीछे पीछे गया उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जैसे जैसे वह गुफा में अंदर गया उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के अंदर कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है। यह अजीब सा एहसास क्या है? इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ खुद से सोचा। एशले गुफा के अंदर चलती रही और लगभग 5 मिनट बाद वह अचानक रुक गई। तो तुमने मुझे उसे यहाँ लाने के लिए क्यों कहा? उसने अपने सामने गुफा के अंधेरे क्षेत्र को देखा और थोड़ी ठंडी आवाज में पूछा। जैसे ही एशले ने बोलना समाप्त किया, गुफा के अंधेरे क्षेत्र में 2 गहरी हरी आंखें खुल गईं और एक शक्तिशाली दबाव ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए एशले की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह 2 हरी आंखों को देखती रही। दूसरी ओर जब 2 हरी आंखें खुलीं तो इवान ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे क्षेत्र के एक अलग हिस्से पर टिकी थीं जहां एक छोटा पेड़ लगा हुआ था। यहां आने के बाद इवान को पता नहीं क्यों लेकिन उसका ध्यान तुरंत उस छोटे पेड़ की ओर आकर्षित हुआ, और जिस क्षण उसने छोटे पेड़ को देखा 2 आत्मा मुहरें जो वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद तोड़ सकता था टूट गईं और इवान ने खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया जो इतना विशाल था कि उसे लगा कि यह पूरे ब्रह्मांड को अपनी शाखाओं से ढक सकता है। विशाल पेड़ को देखते हुए इवान का दिमाग घूम गया और उसकी आंखें चकरा गईं। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और उसका मुंह अपने आप खुल गया। सार्वभौमिक पेड़ 713 यूनिवर्सल ट्री। इवान ने अवचेतन रूप से बड़बड़ाते हुए उस विशाल पेड़ को देखा जो राजसी ढंग से स्वर्ग की ओर फैला हुआ था। पेड़ की ऊंची शाखाएं जीवंत पत्तियों से सजी हुई थीं जो अलौकिक रंगों में झिलमिला रही थीं। चारों ओर बादलों और धुंध की कोमल आलिंगन में लिपटा हुआ था जो पेड़ को एक अलौकिक रूप दे रहा था। जब इवान ने पेड़ को देखा तो उसे लगा जैसे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है और कोई और उसे नियंत्रित कर रहा है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और पेड़ की गहरे भूरे रंग की छाल को छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पेड़ को छू पाता, टैप टैप, इवान ने कदमों की आवाज़ सुनी और उसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया। उसका हाथ जो उसने पहले उठाया था हवा में जम गया और वह जल्दी से पेड़ से दूर चला गया। आखिर क्या हो रहा है? इवान ने उलझन में इधर उधर देखते हुए हैरान आवाज़ में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी अजीब जगह पर कैसे पहुंच गया। उसे याद आया कि वह एशली के साथ गुफा में गया था और उसके अंदर एक छोटा सा पेड़ देखा था, लेकिन छोटे पेड़ को देखने के बाद वह किसी तरह इस जगह पर पहुंच गया। क्या उस कुतिया ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए कोई हुनर इस्तेमाल किया है? इवान ने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया, ये सोचकर कि एशली ने उसे अपने हुनर का इस्तेमाल करके यहाँ टेलीपोर्ट किया है। टैप टैप। जब इवान सोच रहा था कि वह इस अजीब जगह पर कैसे पहुंच गया तो उसे पहले सुनी गई पदचाप की आवाज़ फिर से सुनाई दी। पदचाप की आवाज़ सुनकर इवान जल्दी से पलटा और अपने पीछे देखा, और जैसे ही उसने अपने पीछे देखा उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल गईं। तुम अंडस्को, इवान ने चौंकते हुए कहा क्योंकि उसने एक आदमी को देखा जिसके नुकीले कान थे और जिसका चेहरा लगभग उसके चेहरे जैसा ही था जो उसकी ओर आ रहा था। इवान को अपने और उस आदमी के बीच सिर्फ इतना फर्क दिखाई दिया कि उस आदमी की आंखें पूरी तरह से भावहीन थीं और उसके चेहरे पर भाव इस हद तक उदासीन था कि वह प्राकृतिक लग रहा था। तीखे नुकीले कानों वाला वह आदमी जाहिर तौर पर वही व्यक्ति था जिसे इवान ने अपने सपनों में कई बार देखा था। तुम कैसे आए? इवान उस आदमी से पूछना चाहता था कि वह इस जगह पर कैसे आया, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि वह आदमी आगे बढ़ता रहा और उसके शरीर से ऐसे गुजरा जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो। आदमी को अपने शरीर से गुजरते देख इवान दंग रह गया और अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ खुद को देखने लगा। जब उसने अपने शरीर को देखा तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह से ईथर था और वह अपने असली शरीर के साथ यहाँ नहीं था। इवान ने कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर की अजीब स्थिति को देखा और आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा था।
गुफा में प्रवेश करने के बाद मैं अपनी आत्मा से एक अजीब भावना महसूस कर रहा था। इवान ने धीमी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह ... उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि वह अजीब भावना 2 आत्मा मोहरों से आ रही थी जो मेरे रैंक 1 पर पहुंचने के बाद कमजोर हो गई थी, इवान ने कहा और उस आदमी को देखा जो विशाल पेड़ की ओर चल रहा था। ऐसा लगता है कि किसी कारण से वे 2 आत्मा मोहरें मेरे गुफा में प्रवेश करने के बाद टूट गईं और मैं वर्तमान में उन आत्मा मोहरों की स्मृति के कुछ अंश देख रहा हूं। तीखे नुकीले कानों वाला आदमी आगे बढ़ता रहा और विशाल पेड़ से कुछ मीटर दूर रुक गया। पहले इवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने उस आदमी को करीब से देखा तो उसे अपने चारों ओर एक राक्षसी आभा महसूस हुई। ये राक्षसी आभा उस आभा के समान है जो मेरे शरीर के चारों ओर तब थी जब मैं एल्थारोन में विकसित हुआ था, इवान ने उस आदमी को देखते हुए मन ही मन सोचा। विशाल पेड़ के सामने रुकने के बाद आदमी ने अपना मुंह खोला और कुछ कहा। हालांकि इवान ने आदमी को अपना मुंह खोलते हुए देखा, लेकिन वह सुन नहीं पाया कि उसने क्या कहा। गड़गड़ाहट। जैसे ही आदमी ने बोलना समाप्त किया, विशाल पेड़ हिलने लगा। वूश। अगले ही सेकंड पेड़ से चारों दिशाओं में एक चमकदार हरी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि इवान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। कुछ देर बाद जब रोशनी गायब हो गई और इवान ने अपनी आंखें खोली तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने एक खूबसूरत महिला को हरे बालों के साथ एक खूबसूरत हरे रंग की पोशाक पहने हुए विशाल पेड़ के सामने तैरते हुए देखा। महिला की हरी आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं और उसके सिर पर एक राजसी मुकुट था। यह महिला। इवान ने महिला को देखते ही अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे लगा कि उसके आसपास की आभा टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के आसपास की आभा से बहुत मिलती जुलती है। वह इस विशाल सार्वभौमिक वृक्ष की आत्मा होगी, इवान ने धीमी आवाज में कहा, उस तेजस्वी महिला को देखते हुए जिसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। तुम्हें पता है क्या करना है न? इवान जैसा दिखने वाला आदमी आत्मा के भयावह भाव की परवाह नहीं करता था और उसने एक स्पष्ट आवाज में पूछा, तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करने के बाद बच पाओगे? पेड़ की आत्मा ने कांपती आवाज में पूछा, उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। पेड़ की आत्मा की बात सुनकर आदमी का भाव उदासीन रहा। आदमी के चेहरे पर उदासीन भाव देखकर आत्मा की आंखों में भय और भी बढ़ गया। अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे? पेड़ की आत्मा की बात सुनकर आदमी ने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि मुझे ये सब अपने आप ही करना होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा और उसकी परछाई हिलने लगी। आदमी की ठंडी आवाज सुनकर आत्मा के चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ। तुम्हें इस ब्रह्मांड के नष्ट होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस बेकार ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, आदमी ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं हैश और ऐड करना चाहता हूं। इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से सब कुछ देखा और किसी कारण से वह ये नहीं सुन पाया कि आदमी ने आखिर में क्या कहा। हालांकि वह ये नहीं सुन पाया कि आदमी ने आखिर में क्या कहा, उसने देखा कि पेड़ की आत्मा का चेहरा उसे सुनते ही पीला पड़ गया। ऊश। अचानक आदमी की परछाई से कुछ निकला और उसने उस चीज को पकड़ लिया अपने फैले हुए हाथ से। हालांकि इवान सिर्फ यादों को देख रहा था, फिर भी उसने महसूस किया कि जैसे ही वह चीज आदमी के छाया भंडार से बाहर आई, उसने अपने आसपास के माहौल को एक भयानक आभा से घेर लिया। इवान ने उस चीज को देखा जो आदमी के छाया भंडार से बाहर आई थी, लेकिन जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसे लगा जैसे उसके सिर के अंदर हजारों बम फट गए हों। वह उस चीज की शक्ल भी नहीं देख पाया था कि उसकी नज़र काली पड़ने लगी। इससे पहले कि उसकी नज़र पूरी तरह से काली हो जाए, इवान ने देखा कि वह आदमी उस चीज को घुमा रहा था जिसे उसने अपने छाया भंडार से निकाला था, और वह सार्वभौमिक पेड़ जो पूरी दुनिया को अपनी शाखाओं से ढक सकता था, नष्ट हो गया। तो इस आदमी ने सार्वभौमिक पेड़ को भी बर्बाद कर दिया। यह इवान का आखिरी विचार था, इससे पहले कि उसकी नज़र पूरी तरह से काली पड़ जाए। 714 ब्लैक एंड डेड। गुफा में इवान गुफा के अंधेरे क्षेत्र में लगाए गए छोटे पेड़ को घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। तो तुमने मुझे उसे यहाँ लाने के लिए क्यों कहा? एशले ने इवान की अजीब स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में खुली 2 गहरी हरी आंखों को देखते हुए पूछा। जैसे ही एशले ने सवाल पूछा, गुफा का अंधेरा गायब होने लगा। एशले ने अपने चेहरे पर किसी भी आश्चर्य के बिना गुफा में हो रहे बदलावों को देखा। बस कुछ ही सेकंड में गुफा को ढकने वाला सारा अंधेरा गायब हो गया और एक बूढ़ा आदमी झुर्रीदार चेहरे और झुकी हुई पीठ के साथ एशले के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी की त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और पेड़ की छाल की तरह दिख रही थी। उसने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और उसकी गहरी हरी आंखें शांति से भरी हुई थीं, जो शांति का एहसास करा रही थीं। बूढ़े आदमी ने एशले द्वारा पूछे गए सवाल को अनदेखा कर दिया और उसके पीछे देखा, जहां इवान अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर एक शिकन के साथ खड़ा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर शिकन देखकर एशले ने एक भान उठाए और इवान को देखने के लिए मुड़ी।
लेकिन जब उसने इवान को देखा तो वह उसके चेहरे पर खालीपन देखकर चौंक गई। उसे क्या हुआ? एशले ने अपने चेहरे पर एक हैरान भाव के साथ पूछा, इवान को देखते हुए जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और एशले के पास रुक गया। उसने इवान की ओर देखा और गुफा के अंदर लगा हुआ छोटा पेड़ देखा। ब्रज़! अचानक गुफा के अंदर लगा हुआ छोटा पेड़ कांप उठा। ये देखकर एशले और बूढ़े आदमी दोनों के चेहरे बदल गए और उनके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव दिखाई दिया। एशले ने अपनी आंखें चौड़ी करके छोटे पेड़ को देखा और कांपती आवाज में कहा, ये दुनिया का पेड़ डर गया है। ये देखकर बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और उसने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, छोटे पेड़ को ढकने वाली संरचना चमक उठी और पेड़ कांपना बंद हो गया। तो यह वास्तव में इस आदमी की वजह से था कि विश्व वृक्ष अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, बूढ़े आदमी ने खुद से सोचा और उसके चेहरे पर उदासी और बढ़ गई। कुछ मिनट पहले उसने देखा कि विश्व वृक्ष अजीब व्यवहार कर रहा था। अपने विश्व नेत्र कौशल का उपयोग करते हुए जब बूढ़े आदमी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि विश्व वृक्ष अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, तो उसने देखा कि यह किसी तरह उस व्यक्ति से संबंधित था जिसने पहले गठन को ट्रिगर किया था। विश्व नेत्र के माध्यम से बूढ़े आदमी ने देखा कि विश्व वृक्ष उस व्यक्ति के प्रति भय महसूस कर रहा था जिसने गठन को ट्रिगर किया था। लेकिन डर के साथ उसने देखा कि विश्व वृक्ष एक और चीज भी महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन डर के साथ साथ विश्व वृक्ष उस व्यक्ति के प्रति एक अजीब प्रत्याशा महसूस कर रहा था जिसने गठन को ट्रिगर किया था। सब कुछ सोचने के बाद उसने एशले से उस व्यक्ति को यहां लाने के लिए कहने का फैसला किया ताकि वह बेहतर ढंग से समझ सके कि क्या हो रहा था। दादाजी, यह क्या विश्व वृक्ष है? एशले ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने इवान की ओर देखा जो अभी भी अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ खड़ा था और अपना सिर हिलाया। तुम सही हो, विश्व वृक्ष इस आदमी से डरता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर एशले को जो झटका लगा वह और भी बढ़ गया, लेकिन उसका झटका जल्द ही गुस्से में बदल गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पता था कि यह आदमी अच्छा इंसान नहीं है। ये सभी लंबे कान वाले कमीने हमसे विश्व वृक्ष छीनना चाहते हैं और वह भी इसी कारण से डार्क फॉरेस्ट में आया था। एशले की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और उसकी गहरी हरी आंखों में काले और सफेद रंग के रून चमक उठे। एक पल के बाद बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उसके मन में विश्व वृक्ष के बारे में कोई बुरा विचार नहीं है। एशले ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर उपहास किया और ठंडी आवाज में पूछा, अगर वह विश्व वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है तो विश्व वृक्ष उससे क्यों डरता है? बूढ़ा आदमी एशले की बात सुनकर उलझन में पड़ गया क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि विश्व वृक्ष इवान से क्यों डरता है। बूढ़े आदमी ने इवान के तीखे नुकीले कानों और उसके चारों ओर शैतानी आभा को देखा। उसकी आभा और रूप उस व्यक्ति से अजीब तरह से मिलते जुलते हैं। बूढ़े आदमी ने अचानक सोचा और उसकी आंखों में एक क्षणिक भय की झलक दिखाई दी। भले ही उस घटना को हजारों साल हो गए हों, फिर भी मैं उस भयानक दृश्य को नहीं भूल सकता। दादाजी, बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब भाव देखकर एशले ने असमंजस में उसकी ओर देखा। एशले की बात सुनकर बूढ़ा आदमी होश में आया और उसने अपना सिर हिलाया। उस व्यक्ति को मरे हुए हजारों साल हो गए हैं। इस आदमी का उससे कोई संबंध नहीं है, बूढ़े आदमी ने खुद से कहा और इवान की ओर देखा। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था जब तुम उस पर हमला कर रहे थे? एशले ने कुछ सेकंड के लिए बूढ़े आदमी को देखा और उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वह एक योगिनी नहीं बल्कि एक एल्थारॉन है। अल्थारॉन? जब बूढ़े आदमी ने एशले की बात सुनी तो उसने भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि यद्यपि वह हजारों वर्षों से जीवित था, लेकिन उसने एल्थारॉन के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि वह एक योगिनी नहीं है, मुझे यकीन है कि वह किसी तरह उनसे संबंधित है। बूढ़े आदमी ने मन ही मन सोचा और किसी कारण से असहज महसूस करने लगा। तुम्हारे खिलाफ लड़ते समय उसने किस तरह के कौशल का इस्तेमाल किया? ये सुनकर एशले का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और उसने अनिश्चित आवाज में कहा, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह छाया की तरह दिखने वाले काले रंग के मरे हुए लोगों को नियंत्रित कर सकता है। एशले की बात सुनकर बूढ़े आदमी की पुतलियां सुई के आकार की हो गईं और वह अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव के साथ एक कदम पीछे हट गया। दादाजी, एशले ने यह देखकर चौंक गई और जल्दी से उस बूढ़े आदमी का समर्थन किया जिसका चेहरा किसी कारण से अपना सारा रंग खो चुका था। दादाजी, क्या हुआ? एशले ने बूढ़े आदमी का पीला चेहरा देखकर चिंतित स्वर में पूछा। काले काले मरे हुए? बूढ़े आदमी ने एशले की चिंतित आवाज नहीं सुनी और उसने इवान को अपने चेहरे पर भयभीत भाव से देखा क्योंकि हजारों साल पहले का एक दृश्य उसके दिमाग में आया था जहां फ्रॉस्ट्रेथस के पूरे राष्ट्र को काले मरे हुए लोगों ने नष्ट कर दिया था। अगर आप फ्रॉस्ट्रेथस के बारे में भूल गए हैं तो चैप्टर 280 पढ़ें। 715 सिल्वन। बूढ़े आदमी, जिसका नाम सिल्वन था, ने इवान को डरावनी आंखों से देखा और उसकी सांसें भारी हो गईं।
उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसके पैर कांपने लगे। एशले भी सिल्वन के चेहरे पर भयभीत भाव देखकर घबरा गई और उससे पूछती रही कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और कुछ नहीं कहा। नहीं, ये गलतफहमी होनी चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह वही व्यक्ति हो जिसे मैंने उस समय देखा था, सिल्वन ने मन ही मन सोचा और शांत होने की कोशिश की। लेकिन जितना अधिक वह शांत होने की कोशिश करता, उतना ही उसके दिमाग में उस दिन की छवियां उभरती जब पूरा निक्टोपिया नष्ट हो गया था। हालांकि हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन उस दिन की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं, क्योंकि जिस दिन निक्टोपिया नष्ट हुआ था उसी दिन एल्वेस और ड्रार्ड्स के बीच महान संघर्ष भी हुआ था। उस समय सिल्वन कुछ व्यवसाय की देखभाल करने के लिए परी वन से बाहर गया था। अपने व्यवसाय की देखभाल करने के बाद जब वह परी वन में लौटने वाला था तो उसने कई लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना कि कैसे निक्टोपिया पर शैडो मोनार्क द्वारा हमला किया जा रहा है। अन्य लोगों की तरह सिल्वन भी शैडो मोनार्क के बारे में उत्सुक था, क्योंकि वह 5 सम्राटों में सबसे कम महत्वपूर्ण था, इसलिए वह निक्टोपिया में ये देखने गया कि क्या हो रहा है। पहले उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि निक्टोपिया एक ऐसा देश था जिस पर विंटरक्लाव का शासन था और वह जानता था कि अगर कोई दूसरा सम्राट उसके शासन वाले देश पर हमला करता है तो विंटरक्लाव शांत नहीं बैठेगा। इसके अलावा शैडो मोनार्क शायद ही कभी दूसरे लोगों के सामने आता है, इसलिए ज्यादातर लोग उसे 5 मोनार्क में सबसे कमजोर समझते थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निक्टोपिया में लाखों फ्रॉस्ट वृत थे और शैडो मोनार्क अकेले हमला कर रहा था, सिल्वन ने सोचा कि शैडो मोनार्क कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वह निक्टोपिया पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा वह बिल्कुल अलग था। पूरा निक्टोपिया खून से नहाया हुआ था और हजारों काले शैडो जैसे मरे हुए लोग जो फ्रॉस्ट वृत जैसे दिखते थे दूसरे फ्रॉस्ट वृत का वध कर रहे थे। निक्टोपिया की सेना ने काले मरे हुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि मरे हुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उन्हें मारना असंभव था। निक्टोपिया की सेना चाहे जो भी करे, काले मरे हुए लोग बार बार फिर से प्रकट होते, भले ही उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए हों। सिल्वन के अलावा यूटोपिया के कई अन्य शक्तिशाली लोग भी निक्टोपिया आए जब उन्होंने सुना कि शैडो मोनार्क विंटरक्लाव के शासन वाले देश पर हमला कर रहा है, और सिल्वन की तरह वे सभी भी चौंक गए। जब विंटरक्लाव निक्टोपिया पहुंचे और उन्होंने अपने शासन वाले देश में हो रहे नरसंहार को देखा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सीधे शैडो मोनार्क पर हमला कर दिया। चूंकि शैडो मोनार्क निक्टोपिया पर हमला करने के लिए मरे हुए लोगों का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए सिल्वन और अन्य लोगों ने सोचा कि वह अकेले विंटरक्लाव से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी और विंटरक्लाव कुछ ही मिनटों में बुरी तरह घायल हो गया। खुद को बचाने के लिए विंटरक्लाव के पास निक्टोपिया से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिल्वन की तो बात ही छोड़िए, वहां मौजूद एलिस्ट्रा और आकाश जैसे लोग भी ये दृश्य देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि विंटरक्लाव कुछ ही मिनटों में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि शैडो मोनार्क ने विंटरक्लाव का पीछा करने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो उसे उसकी कोई परवाह ही न हो। एक बार जब विंटरक्लाव भाग गया तो कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और निक्टोपिया पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक बार जब निक्टोपिया पूरी तरह से नष्ट हो गया तो शैडो मोनार्क ने अपने एक कौशल इटर्नल सोल एनिहिलेशन का इस्तेमाल उन ब्लैक शैडो अनडेड पर किया जो फ्रॉस्ट रेथस जैसे दिखते थे। इस कौशल के प्रभाव में फ्रॉस्ट रेथस के सभी शैडो अनडेड पीड़ा के अंतहीन चक्र में फंस गए। निक्टोपिया को नष्ट करने के बाद शैडो मोनार्क यूटोपिया से पूरी तरह से गायब हो गया और किसी ने उसे नहीं देखा। निक्टोपिया के विनाश के कुछ साल बाद फ्रॉस्ट रेथस के शैडो अनडेड जो कभी न खत्म होने वाले पीड़ा के चक्र से गुजर रहे थे, अचानक गायब हो गए। पहले तो लोगों को लगा कि शैडो मोनार्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल का असर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट रेथस के शैडो अनडेड गायब हो गए। लेकिन कुछ 100 साल बाद डेमन एम्पायर से आए एक खबर की वजह से पूरा यूटोपिया चौंक गया। बेफोमेट नाम के एक राक्षस ने राक्षस साम्राज्य के सम्राट को मार डाला और नया सम्राट बन गया। इसके अलावा ऐसा कहा जाता था कि बेफोमेट के पास एक सम्राट का शरीर था। यूटोपिया के ज्यादातर पावरहाउस अनजाने में ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक समय में केवल 5 सम्राट का शरीर हो सकता है और हर कोई जानता था कि वे 5 कौन थे। लेकिन बाद में जब आकाश और दूसरे सम्राट का शरीर धारक इस खबर को सुनने के बाद राक्षस साम्राज्य में गए तो इस बात की पुष्टि हो गई कि बेफोमेट के पास वास्तव में एक सम्राट का शरीर था। इस खबर ने पूरे यूटोपिया को चौंका दिया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि बेफोमेट के लिए मोनार्क फिजिक धारकों में से एक होने का क्या मतलब है। चूंकि बेफोमेट के पास मोनार्क फिजिक था, इसका मतलब था कि पिछले सम्राटों में से एक की मृत्यु हो गई थी। 4 सम्राट एलिस्ट्रा, आकाश, विंटरक्लाव और एलिस्टेयर नाइटफॉल अभी भी जीवित थे, जिसका अर्थ है कि मरने वाला व्यक्ति शैडो सम्राट था। ये बात सभी के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि अब पूरा यूटोपिया शैडो सम्राट की शक्तियों से अवगत था और जानता था कि अन्य सम्राटों के बीच भी वह पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उस समय बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि शैडो सम्राट मर गया है,
लेकिन जब उन्होंने कुछ 100 साल पहले फ्रॉस्टव्रेथस के शैडो मरे हुए लोगों के अचानक गायब होने के बारे में सोचा, तो अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया कि शैडो मरे हुए लोग इसलिए गायब नहीं हुए क्योंकि शैडो सम्राट ने जिस कौशल का उपयोग किया था उसका प्रभाव समाप्त हो गया था, बल्कि वे इसलिए गायब हो गए क्योंकि शैडो सम्राट कहीं मर गया और उसके कौशल का प्रभाव उसके साथ गायब हो गया। निक्टोपिया की घटना के बाद फेरी फॉरेस्ट में वापस लौटे सिल्वन को भी शैडो मोनार्क की मौत की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि शैडो मोनार्क कितना शक्तिशाली था। हालांकि सिल्वन को सदमा लगा, लेकिन उसके पास इस खबर के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उस समय ड्रार्ड्स की स्थिति अच्छी नहीं थी और वह एल्व्स से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जब निक्टोपिया की घटना के बाद सिल्वन फेरी फॉरेस्ट में वापस लौटे तो उन्होंने खबर सुनी कि ड्रार्ड्स की रानी नादिया की एल्व्स ने हत्या कर दी है। पूरा परिवन अराजकता में था और एल्व्स और ड्रैड्स के बीच युद्ध छिड़ गया। रानी की अचानक मृत्यु के साथ उसके बाद एल्व्स के एक बड़े हमले में कई ड्रार्ड्स मारे गए, लेकिन परिवन के रक्षा गठन और प्राकृतिक वातावरण के कारण, जिसे विश्व वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त था, ड्रार्ड्स ने जल्द ही खुद को फिर से संगठित किया और एल्व्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एल्व्स की तुलना में ड्रार्ड्स की संख्या बहुत कम थी, लेकिन विश्व वृक्ष के आशीर्वाद के कारण वे एल्व्स के खिलाफ बराबरी की जमीन पर लड़ने में सक्षम थे। युद्ध दसियों साल तक चला, लेकिन अंत में एक महत्वपूर्ण क्षण में परिवन के रक्षा गठन को बनाए रखने के प्रभारी व्यक्ति ने ड्रार्ड्स को धोखा दिया और एल्व्स की सेना सफलतापूर्वक परिवन में प्रवेश कर गई। ड्रार्ड्स की आबादी पहले से ही अन्य जातियों की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए बिना संरचना की सुरक्षा के वे कल्पित बौनों से लड़ने में सक्षम नहीं थे और विश्व वृक्ष के आशीर्वाद के बावजूद उनमें से अधिकांश मारे गए। अंत में विश्व वृक्ष और शेष ड्रार्ड्स को बचाने के लिए सिल्वेन उनके साथ परिवन से भाग गया। सैकड़ों वर्षों तक वह कल्पित बौनों के शिकार से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा। ये वह समय भी था जब उसने शैडो मोनार्क की मृत्यु के बारे में समाचार सुना। उस समय सिल्वेन को विश्वास नहीं हुआ कि शैडो मोनार्क मर चुका है, क्योंकि उसकी राय में यूटोपिया में कोई भी उसे नहीं मार सकता था। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, सिल्वेन के पास ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि वह अभी भी भाग रहा था। सैकड़ों वर्षों तक भागने के बाद वह अंततः डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश कर गया और विश्व वृक्ष की मदद से एक छिपा हुआ आयाम बनाया ताकि अभी भी जीवित ड्रार्ड्स की छोटी संख्या शांति से रह सके और मजबूत हो सके। डार्क फॉरेस्ट एक खतरनाक जगह थी और शायद ही कोई इसकी गहराई में प्रवेश करता था, इसलिए यह उनके छिपने के लिए एक आदर्श जगह थी। तब से हजारों साल बीत चुके हैं और ड्रायड अभी भी डार्क फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कल्पित बौनों से छिपकर। यही कारण था कि एशली ने इवान के कल्पित बौनों जैसे लंबे कान देखकर उसे तुरंत मार डालना चाहा। अगर इवान के आसपास की आभा कल्पित बौनों से बहुत अलग नहीं होती तो वह उसे देखते ही तुरंत मार देती। जैसे ही उन वर्षों की यादें सिल्वन के दिमाग में कौंधी, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और कल्पित बौनों द्वारा मारे गए सभी ड्रार्ड्स के बारे में सोचने लगा। यह क्या बकवास था। जब सिल्वन अपने विचारों में खोया हुआ था तभी उसने इवान की हैरान करने वाली आवाज़ सुनी और उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। 716 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। वह क्या बकवास था, इवान ने होश में आने के बाद हैरान होकर पूछा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसे अभी भी सिरदर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी याददाश्त में जो आखिरी चीज़ देखी थी वह उसे याद नहीं थी। आखिर वह कौन सी चीज़ थी जो उसने अपने शैडो स्टोरेज से निकाली थी जिसने मेरे दिमाग को लगभग तबाह कर दिया क्योंकि मैंने उसे देखने की कोशिश की थी। इवान ने खुद से पूछा, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए जिसका इस्तेमाल उस आदमी ने पूरे यूनिवर्सल ट्री को नष्ट करने के लिए किया था। जब इवान अपने विचारों में खोया हुआ था तभी उसने महसूस किया कि दो नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने देखा। जब उसने अपने सामने देखा तो इवान ने एशले और एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरा झुर्रीदार था और वह उसे घूर रहा था। एशले अभी भी उसे सावधानी से देख रही थी और उसकी नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन जिस तरह से बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था उससे वह हैरान रह गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बूढ़ा आदमी मुझसे डरता है। इवान ने सिल्वन की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। तुमने क्या किया? एशले ने अचानक इवान से पूछा, ये सोचकर कि सिल्वन उसकी वजह से अजीब व्यवहार कर रहा है। एशले की बात सुनते ही इवान ने भौहें उठाईं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है। तुम अंडस्को? इवान के भ्रमित चेहरे को देखकर एशले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि वह सिर्फ अभिनय कर रहा है। लगता है तुम नहीं अंडस्को। बस एशले इवान को डराने के बारे में सोच रही थी ताकि वह उसे बताए कि उसने अभी क्या किया है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती सिल्वन ने उसे रोक दिया। एशले ने सिल्वन को अपने चेहरे पर सवालिया नज़र से देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसे क्यों रोका। क्या तुम हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ सकती हो? सिल्वन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और शांत स्वर में उससे पूछा।
उसका पीला चेहरा पहले से ही सामान्य हो गया था और उसके शरीर का कांपना भी बंद हो गया था। दादाजी, हालांकि सिल्वन ने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें अकेला छोड़ सकती है, एशले जानती थी कि यह उसके लिए गुफा छोड़ने का आदेश था। हालांकि वह जानती थी कि सिल्वन उसे जाने के लिए कह रहा है, एशले ने अपना सिर हिला दिया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सिल्वन के पहले के व्यवहार को देखने के बाद उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके बारे में चिंतित थी। एशले की दृढ़ आवाज़ सुनकर सिल्वन ने आह भरी, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वह क्या सोच रही थी। मुझे अपनी भावनाओं पर पहले ही नियंत्रण नहीं खोना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा, इवान की ओर देखते हुए जो उन्हें अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र से देख रहा था। फिर भी मैं उसे वह बातें सुनने की अनुमति नहीं दे सकता जो मैं इस आदमी से पुष्टि करना चाहता हूँ। सिल्वन ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ एशले को देखा। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। लेकिन हालांकि सिल्वन उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, फिर भी एशले को उसकी चिंता थी और उसके पिछले व्यवहार को देखने के बाद वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हें अभी भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरा करना है ना? सिल्वन की बात सुनकर एशले के हाव भाव थोड़े बदल गए। हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यहाँ अपना समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। सिल्वन और एशले के बीच बातचीत सुनकर इवान उलझन में पड़ गया। वे किस तरह के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? मैंने सबसे कठिन हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है। मैं 1 महीने से भी कम समय में फॉर्मेशन पूरा कर सकता हूँ, एशले ने धीमी आवाज़ में कहा और एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया। एशले की बात सुनकर सिल्वन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुमने सबसे कठिन हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन हम इस फॉर्मेशन को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते। एक बार जब संरचना पूरी हो जाएगी तो हमारे लोग बिना किसी की नज़र में आए प्राचीन के मकबरे में प्रवेश कर सकेंगे, इसलिए यहाँ अपना समय बर्बाद करने के बजाय आपको आगे बढ़कर पहले संरचना पूरी कर लेनी चाहिए। प्राचीन के मकबरे के खुलने में अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं इस आदमी से निपटने के बाद इसे पूरा कर सकता हूँ। एशले की बात सुनकर सिल्वन ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह उसे दूर भगा रहा हो। मुझे पता है कि तुम बस इधर उधर घूमना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पहले फॉर्मेशन पूरा करना चाहिए। अगर तुम इस तरह अपना समय बर्बाद करोगी तो अगर इसके पूरा होने के बाद हमें कोई समस्या आती है तो तुम समय पर फॉर्मेशन को ठीक नहीं कर पाओगी। एशले सिल्वन की बात को नकारना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह सही कह रहा था। ये पहली बार था जब वह एक विशेष टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने जा रही थी, इसलिए उसे पता था कि इसके पूरा होने के बाद निश्चित रूप से कुछ समस्याएं होंगी। ठीक है, अंत में एशले ने एक आह भरी और अपने चेहरे पर अनिच्छा भरी नज़र के साथ अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं जाने वाली हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, उसने इवान की ओर देखते हुए कहा, जो सिल्वन और एशले की पहले की बातें सुनने के बाद अपने विचारों में खोया हुआ था। चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ भी अजीब लगेगा तो मैं तुरंत तुम्हें फ़ोन करूंगी। एशले सिल्वन की बात सुनकर एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार गुफा से बाहर निकल गई। इवान ने गुफा से बाहर निकल रही एशले की ओर देखा और सोचा कि उसने अभी क्या सुना था। प्राचीन का मकबरा हो, इवान ने मन ही मन कहा, इस बारे में वह जो कुछ भी जानता था उसके बारे में सोचते हुए। एशले के चले जाने के बाद सिल्वन के चेहरे पर शांत मुस्कान गायब हो गई और उसने इवान को अपने चेहरे पर गंभीर भाव से देखा। इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? इवान ने सिल्वन को जिस तरह से देख रहा था उसे देखकर थोड़ा भौहें से कुढ़ी। वह बता सकता था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एशले से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि बूढ़ा आदमी उससे डर रहा है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद इवान एशले को पहले रोकने के लिए बूढ़े आदमी को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक गए क्योंकि बूढ़े आदमी ने अचानक उससे कुछ ऐसा पूछा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। छाया सम्राट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? 717 छाया सम्राट का बेटा। छाया सम्राट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये सवाल सुनकर बाहर से इवान के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर से वह घबरा गया। उसके दिमाग में यह बात घूम रही थी कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी छाया सम्राट के साथ उसके रिश्ते के बारे में कैसे जानता था, और इसके पीछे की वजह समझने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरे छाया मरे हुओं की वजह से, इवान ने मन ही मन कहा। उसे सिरदर्द हो रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। अगर उसे कुछ अजीब लगा तो वह एल्डोरिया शहर का मालिक होने के अपने खिताब का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने के लिए पहले से ही तैयार था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई अपने खिताब का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकता हूँ? शून्य ऊर्जा की अपनी समझ के कारण इवान महसूस कर सकता था कि उसके आसपास की जगह की बाधा बाहरी दुनिया से भी ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके लिए अपने खिताब का इस्तेमाल करके यहाँ से भागना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। कुछ भी तय करने से पहले उसे परख लेते हैं।
इवान ने खुद से कहा और गहरी सांस ली। जब इवान ने सवाल पूछा तो सिल्वन उसके हाव भाव पर ध्यान दे रहा था ताकि वह कुछ पता लगा सके, लेकिन वह निराश था क्योंकि इवान ने उसके सवाल को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तुम क्यों सोचते हो कि मैं शैडो मोनार्क से संबंधित हूँ? इवान ने शांत स्वर में पूछा। इवान की बात सुनकर सिल्वन ने चेहरे पर एक सतर्क मुस्कान के साथ कहा, यूटोपिया के सभी लोग जो मेरे जितने लंबे समय तक जीवित रहे, वे तुम्हारे उन काले मरे हुओं को देखकर तुरंत तुम्हें शैडो मोनार्क से जोड़ देंगे। निश्चित रूप से ये शैडो मरे हुओं की वजह से था कि उसने मुझसे शैडो मोनार्क के बारे में पूछा। इवान ने मन ही मन सोचा और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या संयोग से तुम? जब इवान सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, तभी उसने सिल्वन की झिझकती हुई आवाज सुनी। क्या संयोग से? क्या तुम छाया सम्राट के बेटे हो? इवान ने सिल्वन की बात सुनकर कुछ बार पलकें झपकाईं और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर आई, लेकिन जब उसके दिमाग ने आखिरकार सिल्वन की बात को समझा तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या बकवास है? इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ कहा और किसी कारण से उसे ये भी लगा कि एलिसिया सिल्वन की बात सुनकर पागलों की तरह हंसते हुए उसके शैडो स्टोरेज के अंदर लौट रही थी। क्या मैं गलत हूँ? इवान के चेहरे पर अवाक भाव देखकर सिल्वन ने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ पूछा। बेशक तुम, इवान ने असहाय स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल सही। हाँ, इवान की बात सुनकर सिल्वन दंग रह गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा। मैं इस तथ्य को छिपाना चाहता था कि मैं शैडो सम्राट का बेटा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ही नज़र में मेरी असलियत जान लोगे। इवान ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि वह वास्तव में इस तथ्य को छिपाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन इस बूढ़े आदमी ने मुझे एक आदर्श पहचान दी है। इवान मन ही मन हंसा और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। मेरे पिता ने मुझे छिपाने के लिए कहा था। यूटोपिया जाने के बाद मेरी पहचान उजागर हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उजागर हो जाऊंगा। इवान ने सिल्वन को असहाय भाव से देखते हुए कहा। यो तुम्हारे पिता? इवान की बात सुनकर सिल्वन के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में कुछ काले और सफ़ेद रून चमक उठे, जो इवान की उत्पत्ति के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उसने इवान की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देखने की कोशिश की तो सिल्वन को बस अंतहीन अंधकार से भरी दुनिया दिखाई दी और कुछ नहीं। अंतहीन अंधकार को देखकर सिल्वन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल रहा हो और उसने तुरंत अपने वर्ल्डाई कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। यह क्या बकवास था? सिल्वन इतनी अंधकार से भरी दुनिया को देखकर चौंक गया और उसने अपने माथे से टपकते ठंडे पसीने के साथ खुद से पूछा। सिल्वन का पीला चेहरा देखकर इवान भ्रमित हो गया, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। मैंने अपने सपनों में जो यादें देखी उनसे मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यूटोपिया के अधिकांश लोग शैडो मोनार्क से बहुत डरते हैं, और अगर मैं कहूं कि मैं उनका बेटा हूं तो वे कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। इवान ने खुद से कहा और सोचने लगा कि वह इस पहचान का फायदा कैसे उठा सकता है। अगर तुम शैडो मोनार्क के बेटे हो तो क्या इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है? सिल्वन ने अचानक इवान से पूछा। इवान को पहले से ही उम्मीद थी कि सिल्वन उससे ऐसा सवाल पूछेगा, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। बेशक वह जीवित है। वास्तव में मेरा वह कमीना पिता इतना स्वस्थ है कि वह अभी मेरी माँ के साथ हनीमून पर है, और मुझे डर है कि अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो वह मुझे एक छोटा भाई या छोटी बहन देगा। इवान की बात सुनकर सिल्वन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। बेशक सिल्वन को इवान की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ और उसे उसके बारे में अपने संदेह थे। क्या यह आदमी वाकई शैडो मोनार्क का बेटा है? सिल्वन ने सिर दर्द महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। हालांकि उसे अपने संदेह थे, लेकिन वह इवान की बातों को अनदेखा भी नहीं कर सकता था। उसे हमेशा लगता था कि शैडो मोनार्क मरा नहीं है, इसलिए इवान को देखने और उसकी कही बातें सुनने के बाद वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह सच बोल रहा है। लेकिन सिल्वन पहले से ही हजारों साल का था, इसलिए उसके लिए इवान की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करना असंभव था। लेकिन समस्या ये थी, मैं उसकी सच्चाई नहीं समझ सकता। सिल्वन ने एक ऐसा कौशल इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जो झूठ को पहचान सकता था और यह पुष्टि कर सकता था कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन उसकी वर्ल्डाई स्किल की तरह ही यह स्किल भी बेकार थी। इवान के इर्द गिर्द एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अपने रहस्यों को देखने से रोक रही थी। अचानक सिल्वन को कुछ सूझा और उसने झिझकते हुए स्वर में पूछा, उम्मा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के साथ हनीमून पर गए थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ। सिल्वन की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति उभरी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये सवाल पूछेगा, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बेशक मेरी माँ अनास्तासिया है, शैडो ड्रैगन्स की पूर्वज। मेरे सपनों में वह शैडो मोनार्क के आसपास अकेली थी, इसलिए उसे मेरी माँ के रूप में इस्तेमाल करना ठीक होगा, है न? इवान ने मन ही मन सोचा और उम्मीद की कि सिल्वन उस पर विश्वास करेगा।
तो तुम्हारी माँ अनास्तासिया है हो? सिल्वन ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उसका जवाब सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ हो। तो तुम्हारी माँ अनास्तासिया है हो? सिल्वन ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उसका जवाब सुनकर हैरान नहीं हुआ हो। जहां तक मुझे पता है अनास्तासिया भी शैडो मोनार्क के साथ यूटोपिया से गायब हो गई थी। सिल्वन ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सोचा। उद्धरण डॉट 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 मुझे मत बताओ कि वे दोनों गायब हो गए क्योंकि वे एक बच्चा पैदा करना चाहते थे। इवान को नहीं पता था कि वह जो बकवास कर रहा था वह निकट भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला था, क्योंकि जिस नकली माँ का उसने अभी उल्लेख किया था वह पहले से ही शैडो दायरे को छोड़कर उसे ढूंढने के लिए आने की तैयारी कर रही थी। 718 कठपुतली स्पेयरिंग रूम भाग 1। सिल्वन ने इवान से कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि पिछले हजारों सालों से शैडो सम्राट कहाँ था, वह अंधेरे जंगल में कैसे आया, और कुछ अन्य सवाल। इवान जानता था कि अगर वह चाहता है कि सिल्वन उस पर विश्वास करे तो उसे संतोषजनक जवाब देने होंगे, इसलिए उसने अपने अनोखे कौशल अनलिमिटेड बकवास का इस्तेमाल किया और शांति से सिल्वन के सभी सवालों के जवाब दिए। पहले सवाल के लिए उसने बस इतना कहा कि वह इस साल 19 साल का है और अपने जन्म के बाद से वह अपने पिता और माँ के साथ केंटारा नामक एक निचले स्तर की दुनिया में रह रहा है। केंटारा इक्वल्स इवान के अनोखे कौशल अनलिमिटेड बकवास का इस्तेमाल करके बनाई गई दुनिया। जब सिल्वन ने इवान को सुना उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ अपना सिर हिलाया। तो कोई भी इस समय शैडो मोनार्क को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वह एक निम्न स्तर की दुनिया में रह रहा था। शैडो मोनार्क की मृत्यु की खबर सामने आने के बाद कई लोगों ने इस उम्मीद में उसके शरीर को खोजने की कोशिश की कि वे उसकी विरासत प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अब तक कोई भी उसका शरीर नहीं ढूंढ पाया है। तो कोई भी उसका शरीर नहीं ढूंढ पाया क्योंकि पहले से ही कोई शरीर नहीं है। सिल्वन ने मन ही मन सोचा, उन लोगों के लिए दया आ रही थी जो अभी भी शैडो मोनार्क के शरीर की तलाश कर रहे थे। पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद इवान के लिए दूसरे प्रश्न का उत्तर देना और भी आसान हो गया। इससे पहले कि मैं यूटोपिया आने के लिए टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करता, मेरे कमीने पिता ने मुझे बताया कि उसने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से बात की थी और यह मुझे प्रशिक्षण के लिए यूटोपिया के एक खतरनाक स्थान पर भेजेगी। इसलिए जब मैं टॉवर से बाहर निकला तो टॉवर की आत्मा ने मुझे यहाँ भेजा। सिल्वन को इस उत्तर में कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि डार्क फॉरेस्ट वास्तव में एक खतरनाक जगह थी और कई लोग वहां खुद को प्रशिक्षित करने के लिए आते थे। हालांकि कोई भी इसकी गहराई में प्रवेश नहीं करता जहां हमारा छिपा हुआ आयाम स्थित है। सिल्वन को अभी भी कुछ संदेह था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि स्पेस सीलिंग फॉर्मेशन के प्रभाव के बावजूद इवान को यहाँ कैसे टेलीपोर्ट किया गया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इवान से पूछा भी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हालांकि उसकी कहानी में अभी भी कई खामियां हैं, लेकिन मैं कम से कम ये पुष्टि कर सकता हूं कि यह आदमी किसी तरह शैडो मोनार्क से संबंधित है, सिल्वन ने खुद से कहा और अपनी भौहों को रगड़ा। इवान की कहानी पर उसे सबसे ज्यादा संदेह बैफोमेट के अस्तित्व पर हुआ। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि केवल 5 ही सम्राट फिजिक होल्डर हो सकते हैं। अगर इवान जो बता रहा है वह सच है और शैडो सम्राट वास्तव में जीवित है तो बैफोमेट के बारे में क्या वह अन्य लोगों को धोखा दे रहा है ये कहकर कि वह सम्राट फिजिक होल्डर में से एक है? वह अन्य लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन उसके लिए अन्य सम्राट फिजिक होल्डर को धोखा देना असंभव है। सिल्वन ने इवान से इस मामले के बारे में पूछने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत इसके खिलाफ फैसला किया। सबसे पहले उसे विश्वास नहीं हुआ कि इवान, जो सिर्फ 19 साल का था, इन जटिल चीज़ों के बारे में जानता होगा। और अगर वह इस मामले के बारे में कुछ भी जानता भी था तो उसे नहीं लगता था कि इवान उसे बताएगा। आखिरकार ये सभी चीज़ें सम्राट फिजिक होल्डर के रहस्यों से जुड़ी थीं। सिल्वन ने इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए आह भरी और सिरदर्द महसूस किया। उसने इवान की ओर देखा जो उसके सामने शांत भाव से खड़ा था और उसके मुंह से एक और आह निकली। हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं देख सकता, लेकिन मैं कम से कम ये पुष्टि कर सकता हूं कि उसके मन में हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। तो अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सिल्वन ने एक पल के बाद इवान से पूछा। भले ही इवान शैडो मोनार्क का बेटा होने का दिखावा न करता हो, लेकिन वह उसे बिना किसी कारण के मारने की योजना नहीं बना रहा था। सिल्वन की बात सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया। वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। सिल्वन के साथ अपनी बातचीत से इवान को पता था कि वह डार्क फॉरेस्ट नामक जगह पर था और यह बहुत ही खतरनाक जगह थी जिसमें कई उच्च श्रेणी के राक्षस थे। अगर उसने खुद डार्क फॉरेस्ट छोड़ने का फैसला किया तो उसे यकीन नहीं था कि वह जंगल से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। इसके अलावा एशले और सिल्वन ने पहले जो बातें की थीं, उन्हें सुनने के बाद इवान के मन में अपनी योजनाएं थीं। अगर ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ? इवान ने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ सिल्वन से पूछा। मैं अभी टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यहाँ आया हूँ और मेरे कमीने पिता और प्यार में डूबी माँ ने मुझे यूटोपिया के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें यूटोपिया के बारे में कुछ नहीं बताया?
सिल्वन ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। इवान ने सिर हिलाया और शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा। वे दोनों अपने हनीमून को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने मुझे यूटोपिया के बारे में कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे गायब हो गए। इवान की बात सुनकर सिल्वन ने अपना सिर हिलाया और दया भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि ड्रैगन कामुक प्राणी है, लेकिन शैडो मोनार्क के बारे में सोचना भी वैसा ही है। सिल्वन ने खुद से कहा, निर्दयी शैडो मोनार्क की छवि को महसूस करते हुए जिसने एक बार बिना एक आंख दांव पर लगाए नेक्टोपिया को नष्ट कर दिया था। मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ के नियमों का पालन करोगे और हमारे लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करोगे। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लोगों के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करूँगा, इवान ने प्रसन्न स्वर में कहा जब सिल्वन ने उसे उनके साथ रहने की अनुमति दी। जब तक वह यहाँ है वह बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल सब ठीक होना चाहिए। सिल्वन ने खुद से कहा। उद्धरण ... जब वह जाने का फैसला करेगा तो मैं उससे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहूँगा जो उसे हमारे बारे में किसी को बताने से रोकेगा। मैं सबसे पहले तुम्हें उस जगह भेजूंगा जहाँ तुम रहोगे, सिल्वन ने कहा और अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, एक चांदी की रोशनी इवान के शरीर को ढंक गई और वह गुफा से गायब होने लगा। मैं जल्द ही तुम्हारे घर किसी को भेजूंगा जो तुम्हें यहाँ रहते हुए जानने के लिए ज़रूरी हर चीज़ के बारे में बताएगा। इवान ने सिल्वन की आवाज़ सुनी और वह गुफा से पूरी तरह गायब हो गया। 719 कठपुतली युद्ध कक्ष भाग 2। सिल्वान द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने के बाद इवान ने खुद को एक छोटे सुंदर दिखने वाले घर के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। इवान ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि घर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। जिस स्थान पर घर स्थित था उससे कुछ दूरी पर पहाड़ की चोटी से एक नदी बह रही थी और आसपास का वातावरण समृद्ध विश्वसार से भरा हुआ था। ये जगह काफी अच्छी है, इवान ने खुद से कहा और अपने चारों ओर देखने के बाद अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता है। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ इवान आसानी से 2500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर सकता था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा में उसे कोई जीवित प्राणी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वन ने उसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में फेंक दिया हो। ये पता चलने पर इवान नाराज नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि सिल्वन ने उसे ऐसी जगह क्यों भेजा था। वह नहीं चाहता कि मैं फिलहाल दूसरे ड्रार्ड्स से मिलूं, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने पहाड़ से नीचे बह रही नदी को देखा। एशले की तरह दूसरे सभी ड्रार्ड्स भी कल्पित बौनों से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए इवान ने अनुमान लगाया कि उसे दूसरे ड्रार्ड्स से मिलने देने से पहले सिल्वन उनसे बात करना चाहता होगा ताकि वे एशले की तरह उस पर सीधा हमला न करें। अच्छा, यह अच्छा है कि यहाँ कोई नहीं है क्योंकि मुझे भी कुछ मामलों के बारे में सोचना है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसकी नज़र एक सुंदर दिखने वाले आंगन पर पड़ी जिसके अंदर तरह तरह के फूल उग रहे थे। हालांकि घर में कोई नहीं रहता था, इवान ने देखा कि आंगन का रखरखाव बहुत अच्छा था। उसे बस यह नहीं पता था कि कोई इस आंगन की देखभाल कर रहा है या नहीं, या इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह हमेशा सही स्थिति में रहे। हालांकि घर और आंगन सुंदर थे, लेकिन इवान को घर के हर स्थान को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके एक बार में सब कुछ देखा। घर को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से देखने पर इवान ने आश्चर्य से भौहें उठाईं क्योंकि उसे कुछ दिलचस्प जगहें मिलीं। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह घर के नीचे बना प्रशिक्षण क्षेत्र था। प्रशिक्षण क्षेत्र लगभग 100 वर्ग किलोमीटर बड़ा था और इवान को लग रहा था कि किसी ने प्रशिक्षण क्षेत्र बनाने के लिए अंतरिक्ष विस्तार संरचना का उपयोग किया था। इस प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर कई दिलचस्प चीजें हैं और मैं उनका उपयोग करके अपने वर्तमान शक्ति स्तर की पुष्टि कर सकता हूं, इवान ने चमकती आंखों से कहा जब उसने प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर कुछ दिलचस्प चीजें देखीं। प्रशिक्षण क्षेत्र के अलावा इवान ने घर के अंदर 2 और दिलचस्प जगहें देखीं। एक कमरा था जिसके दरवाजे पर सार संरचना कक्ष उकेरा गया था। इवान ने अनुमान लगाया कि यह एक ऐसी जगह थी जिसमें एक संरचना थी जो संरचना के घनत्व को बढ़ा सकती थी। इस कमरे का उपयोग करके इवॉल्वर्स अपने कोर के अंदर सार को संचित करने की गति बढ़ा सकते हैं। जब इवान कमरे के अंदर गया और गठन के प्रभाव की जांच की तो उसने पाया कि सार गठन कक्ष के अंदर खेती करने का प्रभाव बाहर की खेती की तुलना में कम से कम 3 गुना बेहतर था। अगर मैं इस कमरे का उपयोग करता हूं तो मुझे लगभग 2 महीनों में रैंक 1 के मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने सार गठन कक्ष के प्रभाव की जांच करने के बाद खुद से कहा। दूसरी जगह जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वह एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लॉ रूम लिखा हुआ था। इवान इस कमरे के बारे में उत्सुक था, लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो वह दंग रह गया क्योंकि इसके अंदर कुछ खास नहीं था। हालांकि उसने कमरे के अंदर एक अजीबोगरीब संरचना देखी, लेकिन इवान ने देखा कि यह काम नहीं कर रही थी।
शायद ये टूट गई है। इवान ने ये देखकर बुदबुदाया कि संरचना काम नहीं कर रही थी और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद हालांकि इवान को कई चीज़ों के बारे में सोचना था, खासकर उस प्राचीन मकबरे के बारे में जिसके बारे में सिल्वन और एशले पहले बात कर रहे थे, फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और तुरंत प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। प्रशिक्षण क्षेत्र बिना किसी जमीन के स्थित था और घर के अंदर सीढ़ियां थीं जो उस तक जाती थीं। प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने पर इवान ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और एक विशिष्ट क्षेत्र की ओर बढ़ गया। 1 मिनट चलने के बाद इवान एक प्रशिक्षण कक्ष के सामने रुक गया। उसने प्रशिक्षण कक्ष को देखा और देखा उसके शीर्ष पर कठपुतली बख्शने का कमरा लिखा हुआ था। 1 मिनट चलने के बाद इवान एक ट्रेनिंग रूम के सामने रुका। उसने ट्रेनिंग रूम की तरफ देखा और देखा उस पर पपेट स्पेयरिंग रूम लिखा हुआ था। बिना समय बर्बाद किए इवान ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही इवान कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो दिखाई दी। अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंक चुनें। शुरुआती स्तर रैंक 1, मध्य स्तर रैंक 1, शीर्ष स्तर रैंक 1, शुरुआती स्तर रैंक 2, मध्य स्तर रैंक 2। प्रतिद्वंद्वी सूची आगे बढ़ी। इवान ने देखा कि वह जिस उच्चतम स्तर के प्रतिद्वंद्वी का चयन कर सकता था वह रैंक 3 के शिखर पर था। ये पहली बार था जब इवान रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद एक उचित प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से अपने और उसी स्तर के अन्य इवॉल्वर के बीच वास्तविक अंतर देखने के लिए सबसे निचले स्तर से शुरू करने का फैसला किया। चलो देखते हैं कि मेरे दोनों कोर 1 में विलय होने के बाद मैं कितना सुधार करता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर का चयन किया। जैसे ही इवान ने अपने प्रतिद्वंद्वी का चयन किया, उसके सामने अधिसूचना विंडो गायब हो गई, उसके आसपास का वातावरण धुंधला हो गया और उसने खुद को रेगिस्तान के बीच में खड़ा पाया। इवान अपने आसपास के दृश्यों में बदलाव देखकर काफी हैरान था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने जल्द ही एक व्यक्ति को भौतिक रूप में आते देखा उसके सामने। 3 सेकंड से भी कम समय में वह व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक रूप में आ गया और इवान अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में एल्फ से नफरत करते हैं, इवान ने खुद से कहा क्योंकि एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 एल्फ धनुष पकड़े हुए उसके सामने प्रकट हुआ। 720 ओवरपावर्ड प्रिमोडियल मोनार्क कोर्ट भाग 1। रेगिस्तान के बीच में इवान ने देखा कि एक एल्फ धनुष पकड़े हुए उसके सामने भौतिक रूप में आ गया। शुरुआती स्तर का एल्फ कठपुतली। ताकत 20, चपलता 22, धीरज 20, विश्वसार 23, सहनशक्ति 20, बुद्धिमत्ता 20। इवान ने एल्फ के ऊपर तैरती हुई खिड़की की ओर देखा और आश्चर्य में भौहें उठाईं। यह एल्फ कठपुतली मेरे ही स्तर की है, लेकिन हमारे बीच स्टेट पॉइंट्स में बहुत अंतर है, एल्फ के स्टेट देखकर इवान ने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड के बाद कठपुतली के विवरण दिखाने वाली स्टेटस विंडो गायब हो गई और एल्फ आखिरकार चला गया। एल्फ को चलते हुए देखकर इवान ने कुछ नहीं किया और बस उसी जगह पर खड़ा रहा क्योंकि वह कुछ परीक्षण करना चाहता था। बिजली की गति से एल्फ ने इवान पर अपना धनुष निशाना साधा। आसपास से हवा चली और 1 सेकंड से भी कम समय में उसके अंदर तेज हवा की ऊर्जा से भरा एक हरा तीर बन गया। वूश! एक तेज चुभने वाली आवाज आई और एल्फ ने इवान की ओर तीर चलाया जो बिना हिले उसी जगह पर खड़ा था। तीर बिजली की गति से चल रहा था और एक पल में इवान के सामने आ गया। हालांकि तीर बिजली की गति से चल रहा था, इवान बिना किसी परेशानी के इसे आसानी से चकमा दे सकता था, लेकिन उसने तीर को चकमा नहीं दिया और हवा के तीर को खुद पर लगने दिया। प्रिमोडियल शैडो एनर्जी द्वारा उसके शरीर को परिष्कृत किए जाने के बाद इवान की शारीरिक सुरक्षा बहुत बढ़ गई और वह देखना चाहता था कि क्या एक सामान्य शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर उसके शारीरिक सुरक्षा को तोड़ सकता है। एक गोली की तरह तीर इवान की छाती के बीच में लगा। धमाका! एक धमाकेदार आवाज गूंजी और हवा का तीर उससे टकराने पर छोटे छोटे हवा के कणों में फट गया। प्रभाव के कारण इवान 3 मीटर पीछे की ओर धकेल दिया गया और उसकी छाती से खून की एक छोटी सी धार बह निकली। जब इवान ने खून की छोटी सी धार देखी तो उसके होंठ एक बड़ी मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने बस अपना रीजनरेशन कौशल सक्रिय किया और 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी छाती पर छोटा घाव सामान्य हो गया। ऐसा लगता है कि सामान्य शुरुआती स्तर के कोर इवॉल्वर मुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक कि वे मेरी आंखों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमला न करें, इवान ने खुद से कहा और एल्फ की ओर देखा जो पहले से ही उस पर एक और तीर चलाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर कि एल्फ उस पर एक और तीर चलाने वाला था, इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपना समय बर्बाद करने के बजाय जो मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, मुझे बस एक अलग प्रतिद्वंद्वी चुनना चाहिए। एक भूत की तरह इवान एल्फ के पीछे दिखाई दिया। एल्फ के प्रतिक्रिया करने से पहले इवान ने अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी 38 ताकत का उपयोग करके उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। जिस क्षण इवान का हाथ एल्फ के सिर को छूता है, धमाका!
एक धमाकेदार आवाज गूंजती है, खून चारों ओर फैल जाता है और एल्फ का सिर तरबूज की तरह फट जाता है। थपथपाना। एक धमाकेदार आवाज के साथ एल्फ का शरीर जमीन पर गिर गया और गायब होने लगा। इवान ने एल्फ के गायब होते शरीर को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मैंने कोई कौशल भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उसे इतनी आसानी से मार दिया, इस तथ्य के बावजूद कि हम दोनों ही शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर हैं। इवान ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसके आसपास के रेगिस्तान का दृश्य गायब हो गया और वह कठपुतली प्रशिक्षण कक्ष में वापस लौट आया। ऐसा लगता है कि मेरे प्राइमोडियल मोनार्क कोर ने मुझे जो बढ़ावा दिया है वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंक चुनें। शुरुआती स्तर रैंक 1, मध्य स्तर रैंक 1, शीर्ष स्तर रैंक 1, शुरुआती स्तर रैंक 2, मध्य स्तर रैंक 2। रेगिस्तान का दृश्य गायब हो जाने के बाद इवान के सामने एक बार फिर वही खिड़की दिखाई दी। इस बार इवान ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में मध्य स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को चुना। पहले की तरह जिस क्षण इवान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को चुना, उसके आसपास का दृश्य बदल गया। जल्द ही इवान ने खुद को एक समुद्री द्वीप के बीच में खड़ा पाया और एक योगिनी उसके सामने भौतिक रूप में प्रकट होने लगी। कुछ ही सेकंड में योगिनी पूरी तरह से भौतिक रूप में प्रकट हो गई और उसकी जानकारी उसके सिर के ऊपर तैरने लगी। ताकत 31, चपलता 32, धीरज 29, विश्वसार 33, सहनशक्ति 29, बुद्धिमत्ता 30। इवान ने योगिनी की जानकारी को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि एल्फ के आंकड़े लगभग 10 अंकों से बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि यह एल्फ पिछले एल्फ से लगभग 50% अधिक शक्तिशाली था। हालांकि एल्फ पिछले एल्फ से लगभग 50% अधिक शक्तिशाली था, फिर भी इवान को उससे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मध्य स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर भी मुझे गंभीर लड़ाई में मजबूर नहीं कर सकते, इवान ने खुद से सोचा, क्योंकि एल्फ के सिर के ऊपर तैरती हुई जानकारी धीरे धीरे गायब हो गई। पिछले एल्फ के विपरीत यह एल्फ नंगे हाथों वाला था और उसका शरीर थोड़ा मांसल था। जिस क्षण उसके सिर के ऊपर तैरती हुई जानकारी गायब हुई, एल्फ तुरंत इवान की ओर भागा। जब इवान ने एल्फ को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया, क्योंकि भले ही एल्फ तेज था, लेकिन उसकी नज़र में उसकी गति अभी भी धीमी थी। इससे पहले कि एल्फ उस तक पहुंच पाता, इवान ने खुद एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका। पूरे वातावरण में एक तेज आवाज गूंज उठी और जो योगिनी इवान की ओर बढ़ रही थी वह अचानक पीछे की ओर उड़ गई, जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। एल्फ करीब 100 मीटर दूर गिरा और अपने अंदरूनी अंगों के साथ खून भी थूकने लगा। इवान उस जगह पर दिखाई दिया जहां एल्फ कुछ देर पहले था। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था और खून से सना हुआ था। कुछ सेकंड तक खून खांसने के बाद एल्फ ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी छाती की तरफ देखा। जब उसने अपनी छाती की तरफ देखा तो उसे अपनी छाती में एक छेद दिखाई दिया जहां उसका दिल हुआ करता था। अपनी छाती में छेद देखकर एल्फ ने देखा कि इवान उससे करीब 100 मीटर दूर खड़ा था और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। इवान ने एल्फ के गायब होते शरीर को बिना किसी भाव के देखा। जल्द ही एल्फ का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया और इवान ने खुद को एक बार फिर ट्रेनिंग रूम में खड़ा पाया। अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंक चुनें। शुरुआती स्तर रैंक 1, मध्य स्तर रैंक 1, शीर्ष स्तर रैंक 1, शुरुआती स्तर रैंक 2, मध्य स्तर रैंक 2, शीर्ष स्तर रैंक 2। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वही खिड़की फिर से उसके सामने आ गई। भले ही एल्फ के धीरज में 29 अंक थे, फिर भी वह मुझसे एक भी मुक्का नहीं झेल पाया, इवान ने थोड़ी अजीब आवाज में कहा और उसे लगा जैसे वह कुछ बच्चों को धमका रहा है। लेकिन उसने जल्द ही इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने सामने की खिड़की की ओर देखा। शीर्ष स्तर रैंक 1, इवान ने खुद से कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहले भी शीर्ष रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय उनके खिलाफ लड़ने के लिए उसे शैडो पोजीशन और अपने सभी अन्य कौशल का उपयोग करना पड़ा था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब वह रैंक 1 कोर रिवॉल्वर है और उसके दोनों कोर एक में विलीन हो गए। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा थीं और उसे पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर से लड़ने के लिए शैडो पोजीशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। चलो देखते हैं कि मैं अपने किसी भी कौशल का इस्तेमाल किए बिना पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को मार सकता हूं या नहीं, इवान ने खुद से कहा और पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। उसने अपने पीछे देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ीं। ऐसा लगता है कि सिल्वन ने जिस व्यक्ति को बाद में भेजने के लिए कहा था वह यहाँ है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और घर के बाहर देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। घर के बाहर छोटे काले बालों और भूरी त्वचा वाला एक सुंदर दिखने वाला ड्रॉइड खड़ा था। अन्य ड्रॉइड की तरह उसकी त्वचा भी छाल जैसी बनावट से ढकी हुई थी और उसके चारों ओर की आभा रैंक 1 कोर रिवॉल्वर से ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसे देखा, ड्रॉइड ने अचानक अपना हाथ उठाया और नमस्ते कहने की तरह हाथ हिलाया।
लगता है कि उसने महसूस किया कि मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसे देख रहा हूँ। इवान ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी के भाव के साथ कहा और बाहर जाने के बारे में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल पाता, मेरी चिंता मत करो, तुम प्रशिक्षण कक्ष में जो कर रहे हो उसे पूरा करके बाहर आ सकते हो, उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ कहा। जब इवान ने उस आदमी की बात सुनी तो वह रुक गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मुझे नहीं लगता था कि वह इतना मिलनसार व्यक्ति होगा, इस तथ्य को देखते हुए कि सिल्वन ने उससे कहा होगा कि मैं एक योगिनी की तरह दिखता हूँ। इवान ने मन ही मन सोचा और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के खिलाफ अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था। मैं बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाऊंगा, इवान ने कहा क्योंकि वह जानता था कि ड्रॉइड उसे सुन सकता है। ये कहने के बाद इवान वापस मुड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में शीर्ष रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को चुना। जिस क्षण इवान ने अपना प्रतिद्वंद्वी चुना, उसके आसपास का दृश्य बदल गया और उसने खुद को घास के मैदान के बीच में खड़ा पाया। उसके सामने का स्थान विकृत हो गया और जल्द ही एक एल्फ जो शीर्ष रैंक 1 कोर रिवॉल्वर की आभा जारी कर रहा था, उसके सामने भौतिक रूप लेने लगा।